हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस पर। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत, एक नया सफर किनके साथ, अपनों के साथ। इसमें क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जहाँ तक वो आता है मोहम्मद बिन कासिम, वहाँ तक 712 ईस्वी तक ये प्राचीन भारत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में मिडेवल हिस्ट्री चालू हो जाती है 712 से, और 1857 क्रांति तक। फिर 1857 की क्रांति से फिर चालू हो जाएगा 1857 से 1947 तक मॉडर्न इंडिया। ठीक। मतलब इंडिया की हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। पहली तो हो जाएगी प्राचीन भारत, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक। अब प्राचीन भारत की हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में ये बहुत पहले से स्टार्ट है। तो आज हम एक नए चैप्टर को देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है ये देखेंगे इसमें। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पतन के भी कारण देखेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ है। ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ी, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी। सिंधु नदी के किनारे आके बसी। और ये कहाँ से आई थी, ये आई थी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, मतलब जिन भी नई जनजातियों का, जय जिन भी नया विकास हुआ था, वो हुआ था नदियों के किनारे। नदियों के किनारे हुआ था, है ना। ऐसे ही सिंधु सभ्यता बसी थी सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में इतिहास क्या है, कि भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता कब आई थी? यह सभ्यता आई थी भारत में 2500 ईसा पूर्व, दक्षिणी एशिया, कहा था साउथ एशिया से ना, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग से फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से आई थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी उनके से भी अधिक उन्नत थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किन से उन्नत थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज से उन्नत थी? सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत थी कि जो आ रहा है, क्या आ रहा है, बाहर से पब्लिक आई थी, बाहर से आई थी। उसमें क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व कहाँ से आई थी? भारत। 2500 ईसा पूर्व ये पूर्वी दक्षिण एशिया से आए थे, पश्चिमी भाग से इसका फैलना स्टार्ट हुआ था। पश्चिमी भाग से इसका फैलना स्टार्ट हुआ था। हम्म।
यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया पश्चिमी भाग से फैली हुई थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता ये किस किस से ज्यादा विकसित थी? मेसोटेक मिस्र की सभ्यता से। भारत में चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं से अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए उत्खनन में इसमें हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। 1920 में जब खुदाई हुई थी तो उसमें दो शहर दिखे थे। कौन कौन से शहर थे वो? एक तो थे हड़प्पा और एक थी मोहनजोदड़ो। तो दो शहर दिखे थे वहां पे। ठीक, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो शहर हुए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को सन 1924 को भारतीय पुरातत्व की एक नई सभ्यता की खोज के लिए घोषणा की गई। ठीक, मतलब किसकी घोषणा की गई थी कि इसने कि पूरा भारतीय पुरातत्व के तत्कालीन डायरेक्टर जॉन जनरल मार्शल सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब ये देखो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी 1921 में की थी। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तथा मोटोगोरिया जिले का रावी नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और ये किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में की थी। और ये क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर के लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी तट पर स्थित है। और तीसरा कौन था? सोटकोगरा डोर। ये स्टील के 1929 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान के दासत के किनारे स्थित है। चनूदड़ो कहाँ पर स्थित है? चनूदड़ो की खोज किसने की थी? NG मजमूदार ने की थी। और ये कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी नदी के किनारे। और ये स्थल है आमरी। आमरी की खोज किसने की थी? इसकी भी NG मजमूदार ने की थी। ये 1935 में की थी। ये भी सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? घोष ने की थी। 1953 में की थी। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज R राव ने की थी। ये गुजरात में कैम्बे की कड़ी तथा नजदीक भभुआ नदी के किनारे स्थित है। सुतकोरदा की खोज JP जोशी ने की थी। 1964 में की थी। गुजरात में स्थित है। और बनवाली की खोज RS बिष्ट ने की थी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और धौलागिरी की RS बिष्ट ने की थी। गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कितने चरणों में हुई थी? कोई पूछ ले भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के कितने चरण थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के चरण थे 3 चरणों में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पूरी हुई थी, जिसमें प्रारंभिक चरण तो हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का, जैसे परिपक्व हड़प्पा ही कहलाते हैं। दूसरी सभ्यता है 2600 से लेकर 1900 तक। और तीसरी उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जैसे 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कितने चरणों में हुई थी? 3 चरणों में। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, मतलब पहला चरण, जिसमें हरण चरण से संबंधित है। ये किससे? आकरा चरण से संबंधित है, जिससे घग्गर आकरा नदी के द्वारा चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 ईसा पूर्व समय से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का पहला उदाहरण कब मिलता है? 3000 ईसा पूर्व से मिलता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय से मिलता है। इस चरण में विशेषता केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीकरण का होना। व्यापार क्षेत्र में विकसित हो चुका था। मतलब प्रारंभिक चरण हुआ था वो आकरा चरण से संबंधित है। और इस चरण में क्या हुआ था? ये कहाँ पर? घग्गर के आकरा नदी के किनारे। और ये लगभग 3000 ईसा पूर्व से समय हुआ था। और इसमें नगरीकरण गुण मिलते हैं। और इसमें खेती के भी साक्ष्य मिले। मतलब खेती के साक्ष्य कहाँ मिले? कोई पूछ ले खेती के साक्ष्य, तो खेती के साक्ष्य पहले चरण में मिल गए। फर्स्ट चरण, पहला चरण में मिले खेती के साक्ष्य। उस समय मटर की, तिल की, खजूर की, रुई की और आदि खेती मिलती है। कोटजदी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रतिष्ठित किया। परिपक्व मतलब दूसरी,
दूसरा चरण यहाँ पे कहाँ पे, कोडजिजी में, जिसमें 2600 ईसा पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता वो अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से क्या हो चुकी थी, फल फूल चुकी थी। इस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से फल फूल चुकी थी। ठीक। और इस सभ्यता का प्रारंभिक हड़प्पा बड़े बड़े नगरों में तो परिवर्तन हो चुका था, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान और लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये 2600 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था मतलब पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व मतलब परिपक्व का कैसा हो जाता है, परिपक्व, परिपक्व का मतलब है पूर्ण रूप से फल फूल मिलना, पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब से स्टार्ट हो चुका था, 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। मतलब 1700 ईसा पूर्व जैसे ही आया, मतलब इसका पतन तो 1800 से माना जाता है, लेकिन 1700 से ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृत बाद में की संस्कृतियों का देख रेख के तत्व देखे जा सकते। कुछ आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल अब 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बनाया जाता है। अब इसकी क्या थी, नगरीय योजना और विन्यास। नगरीय योजना कैसी थी, नगर की योजना, नगरीय योजना यानी नगर की योजना। यहाँ पर नगर की योजना कैसी थी, तो नगर की योजना हड़प्पाई सभ्यता में अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, अपनी नगरीय योजना सभ्यता के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अपने दुर्ग थे, नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या था, क्या हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ही अपने अपने दुर्ग थे। दुर्गों की कुछ ऊंचाई थी, ऊंचाई पर स्थित थे। दुर्ग कितने थे, दुर्ग क्या थे, नगर से ऊंचाई पर स्थित थे, नगर से ऊंचाई पर स्थित थे। अब नगर से ऊंचाई पर स्थित क्यों थे, नगर नीचे क्यों था, दुर्ग ऊंचे क्यों थे, नगर से ऊंचे इसलिए थे क्योंकि नगर में तो रहती थी जनता, जो आम लोग हैं वो, और वहां पे रहते थे बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोग को मतलब ऐसे लोग जो क्या थे, ऊपर जो रहते थे वो ऐसे लोग थे जो उच्च वर्ग के थे, मतलब जिनके पास में पैसा था, संपत्ति थी, परिपूर्ण थे, उच्च वर्ग में आते थे, वो लोग ऊपर रह लो दुर्ग में निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, सामान्यतः लोग निवास करते, सामान्य लोग ही निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ये क्वेश्चन आता है कि ग्रिड प्रणाली किसमें मौजूद थी, क्वेश्चन है ये, ग्रिड प्रणाली। तो ग्रिड प्रणाली कहाँ पे मौजूद थी, ये मौजूद थी हड़प्पा में। हड़प्पा में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ग्रिड प्रणाली उपस्थित थी। ठीक। इसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्य भंडारगढ़ हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख सभ्यता थी। अन्य भंडारगढ़ में सभ्यता की प्रमुख सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का प्रभाव था। हर छोटे और बड़े गांव स्वयं को, हर छोटे और बड़े घर अंदर, हर छो हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। कहाँ पर कुएं नहीं पाए गए, कालीबंगा में। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए, बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। ठीक। कुएं नहीं पाए गए। कुछ स्थान जैसे लोथल, धोलावीरा संपूर्ण विन्यास में मजबूत तथा नगर की दीवारों में विभाजित थे। ठीक। अब आ जाता है कृषि से संबंधित। कृषि कैसी होती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि मुख्य रूप से पलायवान होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य रूप से कृषि कैसी होती थी, पलायनवान कृषि होती थी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर
करना, पलायनवान मैदानों में कृषि करते थे और पर्याप्त रूप से अनाज का उत्पादन करते थे। ये तो पर्याप्त पलायनमान करते थे, कृषि को भी पलायनमान करते थे और पर्याप्त रूप से अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। यहाँ पे किस किस का उत्पादन होता था? गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा का उत्पादन होता था। और जबकि चावल का प्रमुख संकेत तुलनात्मक रूप से दुर्बल मिलते थे, मतलब चावल कम मात्रा में मिलता था और बाजरा ज्यादा मात्रा में मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? कपास की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? ये कपास की खेती मानी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो आप। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खेती किसकी मानी जाती है? कपास की खेती मानी जाती है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्यों में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ किया था। वास्तविक रूप से कृषि की परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता था, क्योंकि कृषि प्रधानता का मापन और अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता था। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों, इन पर सांड के चित्र मिले, मतलब मोहरों पर और टेराकोटा की मूर्तियों पर किसके चित्र मिले? सांड के चित्र मिले, ठीक। पुरातात्विक खुदाई से बैलों से और खेत के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान पर अर्धशुष्क मिले तथा जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई सोलहवीं अफगानिस्तान से मिले, लेकिन पंजाब और सिंधु में ये नहीं थे। नहरों के अवशेष हड़प्पाई अवशेष कहाँ से मिले? सोतपुर तथा पाकिस्तान से मिले, किंतु यह पंजाब तथा सिंध में नहीं थे। हड़प्पाई लोग साथ साथ में बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे। लोगों के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल और संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति मिले। हड़प्पाई संस्कृति में किन्हीं रूप से केंद्रीय विशेषता नहीं थी, ठीक। अर्थव्यवस्था, मतलब हड़प्पा लोगों की वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो अर्थव्यवस्था के संबंध में अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, मतलब पैसा तो था, एक समान लिपि थी, वजन और मापन की दुविधा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के लिए व्यापार का महत्व पता चलता है। वही सब अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक व्यापक अर्थव्यवस्था मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में क्या माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? एक व्यापार का महत्व रखते थे। हड़प्पाई लोग मोहर रखते थे, धातुएं रखते थे, सीप रखते थे, शंख। वहां पे क्या क्या मिला था, मतलब व्यापार करने के लिए क्या 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 चीजों का व्यापार क्या करते थे वो? तो हड़प्पाई लोग पत्थर का व्यापार, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा नहीं होता था, धातु की मुद्रा नहीं होती थी। और बस व्यापार का वस्तुओं का विनिमय प्रणाली होती थी। जैसे जैसे पहले होता था कि किसी से कुछ ले लिया और उसको उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु दे दी, तो मतलब वस्तुओं का व्यापार होता था। वहां पे पैसे नाम की कोई चीज होती थी नहीं, जैसे आज के टाइम पे होता है कि किसी से कुछ चीजें ले ली और फिर उसको उसके बदले उसका दाम दिया। और अरब सागर तट के पास में कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तर अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित की और प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया के बीच में सघन व्यापार होता गया। दजला तथा फरात नदियों की भूमि क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लुजिन मार्ग से व्यापार करते थे, मतलब हड़प्पाई थे वो किससे व्यापार करते थे? तो हड़प्पाई, क्या गया क्वेश्चन के, हड़प्पाई किससे व्यापार करते थे? लेपिस लुजनी मार्ग से व्यापार करते थे। संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, ठीक। और वहां पर शिल्पकला, आर्ट एंड कल्चर और क्या विश्वास था कि हड़प्पाई काश के लोग वस्तुओं को निर्मित करने की विधि, उससे उपयोग तथा उसके बलिपति से परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी तथा राजस्थान के अंदर एक खेतड़ी जगह जो झुंझुनू के अंदर पड़ती है, उससे तांबा निकाल जाता था। टिन अधिकतम कहाँ से निकाली? अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई हेतु उद्योग, मतलब किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी जगह पाए जाते थे, ठीक। बड़ी बड़ी ईंटें, संरचना और राजगिरी जैसे शिल्पी के साथ साथ में राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। और हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से हड़प्पाई लोग भली भांति परिचित थे। ये क्या था? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। हड़प्पाई
तो टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प की विशेषता है। मतलब टेराकोटा, टेराकोटा होता क्या? टेराकोटा ये होती है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी से बनाए गए खिलौने, पकी हुई मिट्टी से बनाए गए खिलौने टेराकोटा कहलाती है। इसमें टेराकोटा बनाते समय किसमें गधे की लाद लगती है इसके अंदर, ठीक है। और जोहारी वर्ग सोना चांदी तथा कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी के बर्तनों पर महत्वपूर्ण विधि प्रचलन थी और हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तनों को बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे, ठीक। संस्थाएं कौन कौन सी थी वहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, मतलब बहुत ही कम मात्रा में लिखे हुए साक्ष्य मिले जिन्हें हम पुरातात्विक तथा शोध विधियों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब ऐसे साक्ष्य मिले जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य में संस्थाओं की प्रकृति को समझना काफी कठिन कार्य था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले राज्य तथा संस्कार, उन साक्ष्यों को समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में राष्ट्र तथा संस्थाओं की प्रकृति को समझना कठिन था। मतलब वहां पे कैसा राज्य चलता था, कैसी संस्थाएं चलती थी, उनके लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं, इसलिए उनको समझना बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। और हड़प्पाई स्थलों में उनके नदियों का प्रमाण नहीं मिला है। अब तय हड़प्पा सभ्यता को पुजारियों के प्रबुद्ध तो विद्यमान थे। हड़प्पा सभ्यता अनुमान थे व्यापारी वर्ग के साथ थे। अगर हम हड़प्पा संस्कृतियों के केंद्रीकरण की बात करें तो भारतीय पुरातत्व से ठोस जानकारी नहीं मिलती है। मतलब इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है हमको कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। कुछ पुरातत्वकों की राय ये है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी वर्ग नहीं था, कोई वर्ग नहीं था। समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा दिया जाता था। मतलब ये कोई नहीं था कि कोई ऊंचा था कोई नीचा था, ये नहीं था। कुछ पुरातत्व राय की हड़प्पा सभ्यता में कोई वर्ग नहीं था। कुछ पुरातत्व शब्दों के अनुसार सभ्यता में कई शासक मौजूद थे जो विभिन्न विभिन्न शासन करते थे। मतलब कुछ पुरातत्व की राय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में कई शासक मौजूद थे जो अलग अलग सेवाएं करते, ठीक। धर्म, तेरा धर्म में क्या था? मतलब देवी देवता कौन कौन से? ये धार्मिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेरिकोटा, टेरिकोटा की लघु मूर्तियों के महिला चित्रण में पाया गया कि यह मूर्तियां, लघु मूर्तियां महिला के गर्भ में उगते हुए पौधों को दर्शा गया है। लघु महिला के गर्भ में क्या है कि टेराकोटा की कोई मूर्ति थी। उस मूर्ति के अंदर क्या दर्शाया गया है कि उस मूर्ति में यह दर्शाया गया है कि महिला के पेट के अंदर से, मतलब गर्भ के अंदर से उगते हुए पेड़ को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी माने जाते हैं। हड़प्पाई को क्या माना जाता है? पृथ्वी की उर्वरता की देवी माना जाता है। पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी की पूजा करते। मतलब मिस्र के लोग क्या है, मिस्र की नील नदी क्या है, मिस्र के लोगों की देन है। पुरुष देवता पर मोहरों में 3 श्रृंगी पाए जाते जो कि मुद्रा, योगी की मुद्रावस्था में बैठे। देवता के एक तरफ तो हाथी का चित्र, एक तरफ बाघ का चित्र, एक तरफ गेंडे का चित्र है। उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया। उनके पैरों के पास में 2 हिरण हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति नाथ यानी महादेव जी की संज्ञा दी गई है। मतलब उसके वहां पे क्या हमारा पुरुष देवता में क्या 3 श्रृंगी मिली है। 3 श्रृंगी योगी देवता में बैठी है। उसमें देवता के एक तरफ तो क्या मिला है, हाथी मिला है, एक तरफ बाघ और एक तरफ गेंडा, ठीक। 3 श्रृंगी पाए। और किस अवस्था में पाए गए? ये पाए गए ये योगी की मुद्रावस्था में पाए गए, ठीक है। और उनके सिंहासन के पीछे क्या मिला है? एक तो भैंसी का चित्र दिखाया गया। उनके पैरों के पास में 2 हिरण दिखाए गए। चित्र में भगवान मूर्ति पशुपति नाथ से महादेव जी की संज्ञा दी गई है। उनके पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वृक्ष तथा पशुओं की पूजा करते थे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में एक सींग वाला गेंडा, दूसरा महत्वपूर्ण कुमड़ वाला सांड और अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी पाए गए। मतलब
सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला कि एक तो मिला एक सींग वाला गेंडा, ठीक, एक कुबड़ वाला सांड। ये दोनों ही क्वेश्चन फेमस है, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिला है और पशु कुबड़ वाला सांड कहाँ मिला है, ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों, किन किन कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में माना जाता है, किंतु यह पतन क्या अब भी विवादित है, अभी क्लियर नहीं है कि इसका कब हुआ था। यह सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, क्या रीजन थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना पड़ा। तो ये कहते हैं कि इंडो यूरोपियन जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हरा दिया था, वहां से निकाल दिया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। और एक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृति में कई तत्व जिनसे यह सिद्ध होता है कि सभ्यता के आक्रमण के एकदम विलुप्त नहीं थी, मतलब उस सभ्यता के आक्रमण के बाद भी एकदम विलुप्त नहीं हुई थी, वहां पर रहते थे, लेकिन कोई पूर्णतः प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिली। दूसरी तरफ पुरातत्व सिंधु सभ्यता के पतन का कारण उनकी प्रकृति जन ने बताया, जने मानते हैं, और प्राकृतिक कारणों में भूगर्भीय जलवायु से संबंधित होते हो सकते हैं, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अत्यधिक विवर्तनीय विक्षोभ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई थी। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पतन माना जाता है। एक प्राकृतिक वर्षण प्रतिमान का भी बदलाव हो सकता है, मतलब जो प्रकृति का बदलाव हुआ था प्रतिमान पर, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों के द्वारा अपने मार्ग को बदलने के कारण उनके खाद्य उत्पादन की क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, मतलब जैसे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, तो सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण क्या है कि उनके नदियों का प्रभाव हुआ था, वो नदियों का प्रवाह तेज हो जाने के कारण वहां पर बाढ़ आ गई थी, तो ये भी कारण माना जा सकता है। और इन प्राकृतिक आपदाओं से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंदी गति से होते हुए, परंतु ये एक निश्चित कारण माना जाता है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंदी गति से हुआ, ये एक निश्चित कारण माना गया है अब तक। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर विजिट किए हो, पूरी वीडियो देखें यहाँ तक, तो आई होप समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि भाई वीडियो अच्छी लगी है, तो नेक्स्ट वीडियो लेंगे। और आपके फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो। ये क्या है कि हिस्ट्री, तो सारी हिस्ट्री करवा दूंगा मैं ऐसे ही, एक एक चैप्टर ले लेके आप चैप्टर कमेंट कर देना, या मैं पूरे चैप्टर करवा दूंगा सिक्वेंस से, ठीक है। सिक्वेंस से सारे चैप्टर करवा दूंगा हिस्ट्री के। और वो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य शास्त्रीय वाली वीडियो देखी हो जो स्टैटिक जीके की है, उस वीडियो को देख लेना, 3 वीडियो है वो भी, स्टैटिक जीके की 3 वीडियो है वो, है ना। तीनों में क्या है कि एक में तो शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे क्लासिकल डांस है, और 2 के अंदर जो स्टेट से संबंधित, स्टेट और उनसे रिलेटेड डांस है, ठीक। तो ये 2 वीडियो, ये 3 वीडियो तो आप देख लेना। और फिर अब जब स्टार्ट कर ही दिया है तो हिस्ट्री उठाई सबसे पहले, तो हिस्ट्री को देखते हैं, फिर पॉलिटी देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, मतलब सब सब होगा, सब करवा दूंगा मैं, यहीं पे करवा दूंगा, नो टेंशन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तो हमको, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी और नई वीडियो बनाऊँ, तो चैनल नया नया स्टार्ट किया है। अब नई चीज़ को स्टार्ट करते तो सबसे पहले तो ये होता ही है, सपोर्ट होना जरूरी है। आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं फिर वो नई चीज़ कैसे कर पाऊँगा, अकेला अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अपने को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।